नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर फॉर एग्जाम 19 अक्टूबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, रशिया इज सेट टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स स्प्रूट SDM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक। सबसे पहले एम्फीबियस टैंक मतलब क्या होता है? इट इज कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग वाटर ऑब्स्टेकल्स एंड फायरिंग ए गन व्हाइल एफ्लोट। देखिए, लैंड से तो ये ट्रैवल करेंगे, साथ साथ में पानी से भी ट्रैवल करेंगे। पानी में फ्लोट होगा और फ्लोटिंग कंडीशन में ये फायर कर सकते हैं। एंड इट इज इक्विप्ड विद ए 125 mm टैंक गन। जो गन इंस्टॉल्ड है ना दोस्तों, ये 125 mm टैंक गन है। वैसे आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई गन का नाम आता है उसमें एक फिगर ऐसे दिया रहता है 125 mm, या फिर जैसे कि इंडियन आर्म फोर्सेस के पास 7.62 mm इंसास गन है। इंसास मतलब इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। तो ये जो 7.62 mm या फिर 125 mm है ना, ये उस गन में यूज करने वाला जो बुलेट्स है, शेल्स है, उसका डायमीटर है। समझ गए आप? वैसे इंसास जो है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ये 7.62 mm है। ये मैंने आपको बताया, बेसिकली जो बुलेट्स है उसका डायमीटर 7.62 mm है। ये अभी रिप्लेस होगा किससे? AK-56 गन से, जो हम रशिया के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। आपसे एक सवाल है दोस्तों, AK-56 गन्स का लोकल प्रोडक्शन होने वाला है इंडिया में। इसके रिगार्डिंग हमने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया था। किस स्टेट में प्रोडक्शन यूनिट है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वापस आते हैं स्प्रूट SDM-1 टैंक्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इसका मैक्सिमम रेंज है 500 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग। एक बार टैंक भरने से 500 किलोमीटर का माइलेज ये देगा। नाउ इट कैन डिसएम्बार्क फ्रॉम शिप्स, बी ट्रांसफर्ड बाय मिलिट्री कार्गो प्लेन्स और कैन बी पैराशूटेड विद द क्रू। बेसिकली ये जो स्प्रूट SDM-1 टैंक है, इसे ईजिली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिप्लॉय किया जा सकता है। जैसे कि शिप्स के थ्रू कैरी कर सकता है, मिलिट्री कार्गो प्लेन्स के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर सीधा कार्गो प्लेन से पैराशूट की सहायता से नीचे गिरा सकते हैं। ठीक है। वैसे शिप के थ्रू किस तरह टैंक्स को ट्रांसफर करते हैं दोस्तों? आपने लैंडिंग शिप टैंक्स देखा होगा। यह है लैंडिंग शिप टैंक। इसी तरह ये बीच में डायरेक्टली लैंड होता है और नीचे वाला जो पोर्शन खुल जाते हैं। ये जो स्टोरेज स्पेस में अलग अलग मिलिट्री व्हीकल स्टोर किया जा सकता है। ठीक है। तो एक बार लैंड होने के बाद टैंक्स वगैरह ड्राइव करके वापस लेके जा सकते हैं। वैसे इंडियन नेवी के पास भी लैंडिंग शिप टैंक्स है दोस्तों, जैसे कि INS ऐरावत, INS मगर, INS केसरी एक्सेट्रा। कुछ डिकमीशन भी हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो अब इट कैन ऑपरेट बोथ डे एंड नाइट एंड एट एक्सट्रीमली हाई एंड लो टेम्परेचर्स एज वेल। ठीक है। डे एंड नाइट ऑपरेशन हो सकता है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स में, लो टेम्परेचर्स में भी हो सकता है। बेसिकली हाई आल्टीट्यूड एरियाज के लिए भी ये सुइटेबल है। ठीक है। इसमें गाइडेड मिसाइल सिस्टम इक्विप्ड है एंड एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्स, जिसे ERA बोलते हैं, ये भी इक्विप्ड है। ठीक है। तो ये सारे बेसिक डिटेल्स है SDM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक के बारे में। आपसे सवाल ये पूछ सकते हैं दोस्तों, व्हाट इज स्प्रूट SDM-1 विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज। अगला है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल टू श्रीलंकन हिंदू तमिल्स मद्रास हाईकोर्ट। ये न्यूज वैसे हर्षित सर ने कवर किया था डेली न्यूज में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में तो आपको पता होगा दोस्तों। ये जो एक्ट है, सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को, बेसिकली हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज को, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान से है। ठीक है। पर देखिए, इसमें श्रीलंका तो कवर्ड नहीं है। पर रिसेंटली आपको पता होगा, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से काफी सारे तमिल पॉपुलेशन फ्रॉम श्रीलंका इंडिया पहुंच रहे हैं। आपको पता होगा, हमारा देश का जो साउथ ईस्टर्न पोर्शन है, बेसिकली रामेश्वरम जहां पे आता है, उधर से श्रीलंका का नॉर्थर्न पार्ट तक ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, करीब 30-35 किलोमीटर है। तो बोट के थ्रू इजिली श्रीलंका का जो जाफना एरिया है या फिर तलेमानार एरिया है, उधर से लोग इंडिया पहुंच सकते हैं। तो रिसेंटली कई सारे लोग ऑलरेडी इंडिया पहुंच गए थे। वो सारे रेफ्यूजी कैंप्स में हैं, मंटपम कैंप रामेश्वरम में। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक पिटीशन फाइल हुआ था मद्रास हाईकोर्ट में। तो मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें एक्चुअली देखा जाएगा तो श्रीलंका कवर नहीं है, उन्हें भी इस एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर्षित सर ने प्रोवाइड किया था कल या परसों का डेली न्यूज एनालिसिस में। ठीक है। बस वन लाइनर पर्सपेक्टिव में आप इतना ही समझ लीजिए दोस्तों। मद्रास हाईकोर्ट ने यह बोला है कि श्रीलंकन हिंदू तमिल्स भी इंक्लूडेड है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। अगला है, व्हाई सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ एज ऑफ मैरिज ऑफ ए मुस्लिम वुमेन। देखिए, रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक माइनर मुस्लिम गर्ल को अलाउ किया अपनी पसंद का हस्बैंड चुनने के लिए। ठीक है। वो 15 साल की थी।
वैसे देखा जाएगा तो दिस इज अगेंस्ट द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2006। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील पहुंच गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है। हम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर को एग्जामिन करेंगे कि देखेंगे कि एक्चुअली ये प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2006 का वायलेशन है या नहीं। वैसे आपको पता है दोस्तों, लीगल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया क्या है? गर्ल्स के लिए 18 है एंड बॉयज के लिए 21 है। ठीक है, रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठा था इस एज को यूनिफॉर्म करने के लिए, मतलब दोनों का 21 करने के लिए। वैसे आपको मैं बताऊं, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। अलग अलग रिलीजन का जो पर्सनल लॉस है वो अलग अलग है। पर्सनल लॉस माने जो मैरिज से रिलेटेड लॉस है, प्रॉपर्टी ओनरशिप से रिलेटेड जो लॉस है, ये सब। ठीक है, हिंदू के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग है। वैसे मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉस है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से अगर एक लड़की प्यूबर्टी अटेन करती है तो उनका मैरिज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए शायद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये माइनर मुस्लिम गर्ल को अलाउ किया है शादी करने के लिए। नाउ हाउ इज द एज ऑफ मैरिज डिटरमाइंड इन इंडिया? पर्सनल लॉज दैट गवर्न मैरिज एंड अदर प्रैक्टिसेस फॉर कम्युनिटीज प्रिस्क्राइब सर्टेन क्राइटेरिया फॉर मैरिज इंक्लूडिंग एज। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 क्लॉज 3 में मिनिमम एज 18 लिखा है ब्राइड के लिए एंड ग्रूम के लिए 21। क्रिश्चियंस अंडर द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में भी यही लिखा हुआ है एंड स्पेशल मैरिज एक्ट में भी यही एज लिमिट लिखा हुआ है। स्पेशल मैरिज एक्ट मतलब क्या होता है? अगर दो रिलीजियन के कपल्स आपस में शादी करना चाहते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में या फिर एसएमए एक्ट में शादी कर सकते हैं। मतलब अगर वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियन का पर्सनल लॉ फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। समझ गए? वैसे इंडिया में चाइल्ड मैरिज को गवर्न करने के लिए क्या क्या लॉज अवेलेबल है? वन इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, सेकंड इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। देखिए मेजर लॉ तो ये है दोस्तों, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। वैसे जो पोक्सो एक्ट है 2012 का, इसमें भी कुछ प्रोविजंस है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ना, that does not have any provision that says the law would override any other laws on the issue। इसका मतलब क्या है? देखिए आप सबको पता है हमारे देश में हजारों लॉस है। अब कुछ प्रोविजंस अलग अलग लॉस में कॉमन आपको मिलेगा, जैसे कि इधर मैंने बोला प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है एंड पोक्सो एक्ट 2012 है, दोनों में चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड प्रोविजंस है। अब इसमें किसको हम फॉलो करें, ये डाउट आ सकता है ना। तो कभी कभी पार्लियामेंट क्या करते हैं, जब एक लॉ पास करते हैं तो ये बताते हैं ये जो पर्टिकुलर लॉ में प्रोविजंस है ना, वो बाकी सारे लॉस को ओवररेट करेंगे। मतलब और कोई लॉ में कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उसको ओवररेट करेंगे ये जो पर्टिकुलर लॉ है। इस तरह बताने से कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर इस तरह कुछ लिखा नहीं है। सो देयर इज ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑन द मिनिमम एज ऑफ मैरिज and there is no clarity on what law supersedes the other। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये लिखा है कि प्यूबर्टी अटेन करने के बाद लड़कियां जो है शादी कर सकती है, पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में लिखा है कि मिनिमम एज 18 होना चाहिए। अब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। अब ये भी नहीं लिखा है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ को सुपरसीड करेंगे। समझ गए? तो ये सारे कंफ्यूजन का क्लैरिटी मिल जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ जाएगा। अब ये जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन वाला फिगर है ना $2.15, ये अभी रिवाइज हुआ है। पहले 1.90 था। अब देखिए इन्फ्लेशन के साथ ये जो पॉवर्टी लाइन का फिगर है ये भी रिवाइज करना पड़ेगा ना। तो अभी के हिसाब से $2.15 से कम अगर कोई एक इंडिविजुअल कमा रहे हैं देन ही इज इन पॉवर्टी। तो इस साल का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया है अंडर द टाइटल अनपैकिंग डिप्रीवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इनके हिसाब से 111 कंट्रीज में 1.2 बिलियन पीपल लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मतलब दुनिया में 19.1% पॉपुलेशन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। 593 मिलियन ऑफ दीज पीपल आर माइनर्स अंडर द एज ऑफ 18। अब देखिए ये जो 1.2 बिलियन में आधे लोग जो है माइनर्स है, मतलब 18 साल के नीचे हैं। पिछले 15 साल में द नंबर ऑफ पुअर पीपल हैज डिक्लाइंड बाय 415 मिलियन। अच्छी बात है दोस्तों, पिछले 15 साल से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। 415 मिलियन पीपल पॉवर्टी से बाहर।
अब देखिए रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया वेयर पॉवर्टी इज सिग्निफिकेंटली हायर अमंग फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड्स। इंडिया में देखिए पॉवर्टी तो है, फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड्स में ज्यादा पॉवर्टी है दैन मेल हेडेड हाउसहोल्ड्स। फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड्स में 19.7% है, मेल हेडेड हाउसहोल्ड्स में 15.9% है। इंडिया स्टिल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पुअर पीपल इंडिया में है अभी के हिसाब से। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, उधर सेकंड हाईएस्ट पुअर पॉपुलेशन है। अब देखिए इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इतना है दोस्तों क्योंकि इंडिया में इतना पॉपुलेशन है जो, ठीक है, अगले साल इंडिया चाइना को भी ओवरटेक करने वाला है। तो जब भी ऐसे कोई फिगर्स आता है ना तो सबसे ज्यादा हमें इंडिया में ही देखने को मिलेगा क्योंकि इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, ठीक है। नाउ दो पॉवर्टी एमंग चिल्ड्रन हैज डिक्लाइंड एट ए फास्टर रेट, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर चिल्ड्रन। ये मैंने आपको बता दिया, 97 मिलियन चिल्ड्रन, दैट इज 21.8% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन आर पुअर इन द कंट्री। हमारे देश में जितने बच्चे हैं उसका 1/5 से ज्यादा, दैट इज 21.8% पॉवर्टी में रह रहे हैं। पिछले कुछ सालों में पॉवर्टी में रिडक्शन भी देखने को मिला है अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के थ्रू, जैसे कि आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में सुना होगा, पोषण अभियान है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, ये सब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन है, ठीक है। गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान में फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है। और इंडिया के पुअरेस्ट स्टेट्स कौन कौन सा है दोस्तों? बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, कोई नेशनल रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। अगला है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज डेडिकेटेड 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, दैट इज DBU अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट्स टू द नेशन। सबसे पहले DBU या डिजिटल बैंकिंग यूनिट मतलब क्या होता है? देखिए DBUs आर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आजकल डिजिटली जितने बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल है उसे आप डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स बोल सकते हो। ये कंप्लीटली पेपरलेस है, ठीक है, एंड इसमें अगर आपको KYC वगैरह अपडेट करना है तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन वीडियो KYC वगैरह होता है, एंड 24/7 कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल का भी फैसिलिटी होगा DBUs में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स डेडिकेट किया है अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट्स टू द नेशन, ठीक है। सो ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट इज ए स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट और हब सेटअप बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अब आपको ध्यान रखना है ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है ये कोई अलग बैंक नहीं है, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का एक हब है, ठीक है, या फिर एक बिजनेस यूनिट आप बोल सकते हो, जिसमें मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज वेल एज सर्विसिंग एक्सिस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिजिटली। देखिए जितने भी एक्सिस्टिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स है ना बैंक्स का, वो डिजिटल मोड में प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर्स के लिए, ठीक है। नाउ कौन कौन से सर्विसेज है दोस्तों जो DBU के थ्रू दिया जाएगा? लाइक आप सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, पासबुक प्रिंट कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोन एप्लीकेशंस भर सकते हैं, पेमेंट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जैसे कि आपने कोई चेक इशू किया, आपको पेमेंट नहीं करना है तो आप डिजिटली उसे बंद कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आपका अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हो, टैक्सेस पे कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं, नॉमिनेशंस दे सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी सर्विसेज है वो सारे डिजिटली हो जाएगा, अपने मोबाइल फोन के थ्रू या PC के थ्रू आप कर सकते हो। यह है DBU सर्विसेज। अगला है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ये भी हर्षित सर ने वैसे कवर किया था और एक बार मैं बता देता हूं दोस्तों। देखिए ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, इसके अंदर all fertilizer companies, state trading entities, fertilizer marketing entities will be required to use a single Bharat brand for fertilizers and logo under the PM BJP। देखिए क्या है ना, आपको पता होगा हमारे देश में फर्टिलाइजर सब्सिडी दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए फर्टिलाइजर मैक्सिमम हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, तो रिसेंटली रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से फर्टिलाइजर का जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ भी गया था, पर फार्मर्स को कम रेट में, अफोर्डेबल रेट में फर्टिलाइजर मिलने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के हिसाब से अलग अलग कंपनीज अपने ब्रांड नेम में फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, पर अभी इस स्कीम के अंडर जितने भी फर्टिलाइजर कंपनीज है ना उन्हें एक भारत ब्रांड यूज करना होगा, ठीक है। देखिए ऑल सब्सिडाइज्ड सॉइल न्यूट्रिएंट्स विल बी मार्केटेड अंडर द सिंगल ब्रांड भारत अक्रॉस द नेशन। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों अभी से कैसा होगा, भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK, इसी तरह फर्टिलाइजर का नाम रहेंगे।
द न्यू भारत ब्रांड नेम एंड पीएम बीजेपी लोगो विल कवर 2/3 ऑफ फ्रंट ऑफ फर्टिलाइजर पैकेट। तो जितने फर्टिलाइजर का पैकेट रहेंगे ना, उसका 2/3 पोर्शन में भारत ब्रांड का नाम होना चाहिए और पीएम बीजेपी का लोगो भी होना चाहिए। बाकी जो 1/3 जगह है उसमें जितने फर्टिलाइजर कंपनी से वो अपना नेम, लोगो, अदर इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। अब आप सोच रहे होंगे इस स्कीम के पीछे का रैशनल क्या है, लॉजिक क्या है। लॉजिक बस यही है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजर्स में। फॉर एग्जाम्पल, यूरिया का करीब 89% प्राइस जो है गवर्नमेंट बियर करता है, फार्मर्स को केवल 11% देना पड़ता है। मान लीजिए 100 रुपीज पर किलो गवर्नमेंट यूरिया खरीद रहा है बाहर से, फार्मर को 11 रुपीज पर किलो दिया जा रहा है, तो 89 रुपीज इसमें सब्सिडी है। पर जो फार्मर्स है उन्हें ये पता नहीं चलता है। आज का सिनेरियो ये है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये इतना पैसा गवर्नमेंट बियर कर रहा है करके, क्योंकि अलग अलग कंपनीज जैसे कि इफ्को का है, पीएल का है, अलग अलग कंपनीज अपना फर्टिलाइजर मार्केट में लॉन्च किया है जो सब्सिडाइज रेट में फार्मर्स को मिलता है। तो इसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, मतलब फार्मर्स को यह पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से इतना कम रेट में हमें मिल रहा है, इसलिए जितने भी फर्टिलाइजर्स होंगे ना उसमें भारत नाम ऐड करेंगे, भारत एनपीके, भारत एमओपी, भारत एनपीके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, फाइनल न्यूज, 6 न्यू स्पाइडर स्पीशीज डिस्कवर्ड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। Arachnologists from the Center for Animal Taxonomy and Ecology, Christ College, Irinjalakuda, Thrissur, Kerala, have discovered 6 new species of spiders from across the country. तो देखिए, arachnologist मतलब क्या होता है दोस्तों, जो स्पाइडर्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं उन्हें आप arachnologist बोल सकते हैं। तो इंडिया के अलग अलग रीजियंस में से 6 नए स्पाइडर स्पीशीज की डिस्कवरी हुआ है दोस्तों। कहाँ से है? वन इज गैरो हिल्स इन मेघालय, सेकंड इज थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, Wayanad Wildlife Sanctuary Kerala, Kottappara Hills near Kottamakkalam Kerala, तुंबुर मुड़ी बटरफ्लाई गार्डन नियर आदिरपल्ली त्रिशूर केरला। आदिरपल्ली वाटरफॉल्स के बारे में आपने सुना होगा, बाहुबली मूवी में जो वाटरफॉल्स वगैरह दिखाते हैं ना, वो आदिरपल्ली वाटरफॉल्स है। ठीक है, एंड फाइनली द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट कैंपस केरला। देखिए, अब ये नए स्पाइडर स्पीशीज का नाम क्या दिया है दोस्तों, थोड़ा सा टफ नेम्स है। सियाम स्पिनोप्स गैरोएंसिस, ये गैरो हिल्स ऑफ मेघालय से डिस्कवर हुआ है। बेसिकली देखिए इधर गैरो आपको दिख रहा है। फिर देखिए अल्फ्रा फ्लैकिला मिया जलारेंसिस, ये थार डेजर्ट से। अल्फ्रा फ्लैकिला कुर्चियाडेंसिस वायनाड से। देखिए वायनाड में एक ट्राइब है कुर्चिया ट्राइब्स, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा, रिलेट कीजिएगा। फिर फिलोपिनिला रोस्टालिस, ये बेसिकली कहाँ से है? कोट्टापारा हिल्स नियर कोतमंगलम केरला। फिर ऑक्सियोपिस पीठम एंड ऑक्सियोपिस तुंबुर मुजियंसिस, ये तुंबुर मुड़ी बटरफ्लाई गार्डन नियर आदिरपल्ली वाटरफॉल से डिस्कवर हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको नहीं आएगा, फिर भी देखिए व्हाट इज दिस रिसेंटली सीन इन न्यूज, ऐसे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जितना ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपको बता रहा हूँ ये सब ध्यान दीजिएगा, मैप रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नाउ द स्टडीज वेर कंडक्टेड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए इस तरह के स्टडीज वगैरह कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से, केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस की तरफ से, केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट की तरफ से। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।